नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के आने वाली 52,000 से भी ज़्यादा भर्तियों के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। यह हिंदी के प्रैक्टिस सेट का छठा वीडियो है और भी बहुत सारे वीडियो जीके के संबंधित पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बता दें कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि सारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने उन वीडियो को भी अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके लिए हम जो भी वीडियो लेकर आते हैं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न हो जाएगा, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? तो ऑप्शन है रोला, चौपाई, सोरठा या फिर बैरवे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोरठा। सोरठा जो है शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? ऑप्शन है मराठी, मलयालम, गुजराती या फिर बांग्ला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुजराती। गुजराती लिपि जो है वो देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। आपके लिए अगला प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति में कितने रूप हैं? तो आपको बताना है भाषा की अभिव्यक्ति जो होती है उसमें कितने रूप होते हैं। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाषा की अभिव्यक्ति में 2 रूप जो है होते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तमिल किस परिवार की सबसे पुरानी साहित्य भाषा है? ऑप्शन है अग्नेय, द्रविड़, आर्य या एकाक्षर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा द्रविड़। द्रविड़ जो है तमिल परिवार की सबसे पुरानी साहित्य भाषा है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार, कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 पर्यायवाची आकाश के होंगे और एक नहीं हुआ जो कि आपको बताना है। तो ऑप्शन है धन, द्विलोक, अंबर या फिर व्योम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धन। धन जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी द्विलोक, अंबर और व्योम जो है आकाश के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, वह निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंधकार, अजगर, अण्य या अनुपम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अजगर जो है वह इसका पर्यायवाची शब्द है। अब अगला प्रश्न, उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, अजन्म, जन्मना, उन्मना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन्मना का जो है तद्भव शब्द हो जाएगा अनमना। अब अगला प्रश्न, गोधूम शब्द है, आपको बताना है गोधूम शब्द क्या है। तो देशराज शब्द है, विदेशी शब्द है। दोस्तों यहाँ पे देशराज की जगह जो है देशज हो जाएगा। यहाँ पे होगा देशज हो जाएगा। गोधूम शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव है या तत्सम है। तो गोधूम जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा बच्चों, तत्सम शब्द। ठीक है, इसे थर्ड वाला हो जाएगा तत्सम शब्द। आपको कागज से दिखा दे रहा हूँ, थर्ड वाला हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा गोधूम। अब आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कलाकृति का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन दिए हैं कला धन आकृति, कल धन आकृति, कल धन आकृति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का पहला वाला हो जाएगा आंसर, कला धन आकृति का जो है कला आकृति का विच्छेद होगा, संधि विच्छेद कला धन आकृति। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हर्षोल्लास में कौन सी संधि है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि। हर्षोल्लास जो होता है इसमें जो है गुण स्वर संधि होती है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, सम्मति का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन दिए हैं सम धनमति, सु धनमति, सन धनमति या इनमें से कोई नहीं। तो सम्मति का हो जाएगा सम्मति, पहला वाला हो जाएगा सम। आप खुद ही मतलब बोलिए, आप खुद ही आपको लगेगा सम्मति, सम्मति, सम्मति।
अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न शब्द सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सदलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और तीसरा कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे 4, रूपक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, उत्प्रेक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये जो है शब्द अलंकार के 3 भेद हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अलंकार पहचानिए। कलहंस, कलनिधि, खंगल कंज, कुछ दिन केशव देखी जाए। कछु दिन, यहाँ पे कछु होगा, कछु दिन देखी, कुछ दिन केशव देखी जाए। तो उस पर कौन सा अलंकार है आपको पहचानना है। श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा आपको बताना है। शुद्ध वाक्य छाटिए इसमें होगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। इतनी रात गए आप कहाँ थे, क्वेश्चन मार्क। इतनी रात गए आप कहाँ था, क्वेश्चन मार्क। आप इतनी रात गए कहाँ थे, पूर्ण विराम। या फिर आप कहाँ थे इतनी रात गए, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इतनी रात गए आप कहाँ थे, क्वेश्चन मार्क। ये जरूर लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इतनी रात गए आप कहाँ थे, तो उसमें प्रश्नवाचक का मतलब चिन्ह जरूर लगेगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है जो कि आपको छाटने हैं 4 ऑप्शन में से। तो इसके ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूँ। मेरे को पुस्तक दो, कौन पत्र लिखा है, गुफा में बहुत अंधेरा है या ये सभी। तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा गुफा में बहुत अंधेरा है, पूर्ण विराम। अब अगला प्रश्न, मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हैं सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान। तो मैं पढ़ रहा हूँ इस वाक्य में तत्कालीन वर्तमान काल का उदाहरण है एक, ये भेद है इसमें आ रहा है नज़र। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ मतलब तत्कालीन, मैं पढ़ रहा हूँ अभी मैं काम कर रहा हूँ ये, तो ये काम हो जाएगा, मतलब ये उदाहरण हो जाएगा इसका। अब आपके लिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प बाकी 3 विकल्पों में से पूरी तरह अलग है। ऑप्शन दिए हैं अंतर, भिन्नता, अंबर या निपात, दूरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंबर। अंबर जो है ये 3 विकल्पों में से सबसे पूरी तरीके से अलग है। अंबर ये आपका अंतर, भिन्नता और निपात है दूरी। निपात को हटा दीजिए, यहाँ पे निपात धोखे से लग गया है, मतलब एक मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई, मैं आपको PDF में सही कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और तो इसमें आपको ये 3 भिन्न हो जाएंगे। अंतर मतलब अंतर होना, डिस्टेंस होना मतलब भिन्नता अलग होना, और ये भिन्नता भी आपका अलग हो गया, दूरी भी आपकी अलग हो गई। और ये आपका जो अंबर है, ये नव गगन अंबर का ये पर्यायवाची आपका ये शब्द में आ जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, अनेक की अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका कचौड़ी, इमरती, बर्फी या फिर समोसा। तो अनेकार्थी शब्द के लिए कुंडली के लिए अर्थ बताना है आपको, तो इसका अर्थ हो जाएगा इमरती। अब आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, अधिकृत के लिए विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है अनाधिकृत, नाधिकृत या फिर बिना अधिकृत या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, सेकंड वाला हो जाएगा अनाधिकृत। अधिकृत का जो है विलोम शब्द होता है अनाधिकृत। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो प्रश्न है, संसार के सभी जीव स्वतंत्रता चाहते हैं, खाली जगह नहीं। तो खाली जगह के स्थान पर आपको भरना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पराधीन हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, परतंत्रता हो जाएगा या फिर स्वतंत्रता हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा परतंत्रता। संसार के सभी जीव स्वतंत्रता चाहते हैं, ना कि परतंत्रता। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, जो कि आपको बताना है। मोहन, कलम और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन हो जाएगा अल्प विराम, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम या फिर विवरण चिन्ह। तो इसमें अल्प विराम जो है जो छूटा हुआ है, अल्प विराम आपको लगाना है।
अब आपके लिए अगला प्रश्न, ये मोहन और, आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं ये पूरा क्वेश्चन। मोहन और कमल के बीच में आपको पूर्ण जो है या अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम ये आपका ये वाला होता है, ये वाला। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा नामक किस श्रेणी का काव्य है। आपको बताना है जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनकी जो है रचित यशोधरा नामक का जो काव्य है वो किस काव्य के श्रेणी में आता है। ऑप्शन 4 दिए हैं, महाकाव्य में आता है, खंड काव्य में आता है, चंपू काव्य में आता है या फिर लघु काव्य में आता है। तो ये महाकाव्य में आता है, यशोधरा एक महाकाव्य जो है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि जो है रस सिद्धांत के आदि प्रवक्ता हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन है निर्वेद, विस्मय, क्रोध या जुगुप्सा। तो विस्मय का हो जाएगा रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है विस्मय रस का स्थायी भाव है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि महादेवी वर्मा जी जो हैं इनके द्वारा कौन सी कहानी रचित है, कौन सी कहानी लिखी गई है। मतलब पहला प्रश्न है, ऑप्शन है कवि की स्त्री, बड़े भाई साहब, दीपशिखा या फिर सुखमय जीवन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दीपशिखा। दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक कहानी है। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ या फिर ऋ। दूसरा ऑप्शन है बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ या ओ। तीसरा ऑप्शन है छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ओ, ए या ओ। चौथा ऑप्शन है या छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई या ऋ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आ, ई, ऊ या ऋ। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं हिंदी से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बहुत जल्दी लेने वाला हूं, हिंदी का कंप्लीट कोर्स लाने वाला हूं। और यह जो है काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर आप हिंदी का पढ़ाइए, क्योंकि हिंदी जो है काफ़ी एग्ज़ाम में जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो यूपी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर हिंदी आती ही आती है। तो हिंदी के कंप्लीट कोर्स में जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और काफ़ी डिटेल्स में उसमें आपको बताऊँगा, हिंदी को जो है पढ़ाऊँगा। हिंदी का बिल्कुल 0 लेवल्स में उसमें आपको लेकर चलूँगा, ताकि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस वाले और आपका यूपी SSC लेखपाल जो वैकेंसी आने वाली हैं लॉकडाउन के बाद में, उस वैकेंसी को भी देखते हुए मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, तब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा रहेगा कि हाँ लेवल क्या रहेगा एग्ज़ाम का। और बाकी अभी बहुत जल्दी मैं आपके लिए हिंदी की वीडियो लेने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, अंश या अंश शब्द का युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो आपको इससे बताना है अंश या अंश का जो है युग्म का सही अर्थ का भेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अंश या हिस्सा या बाद में, बाद या कंधा, हिस्सा या कंधा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हिस्सा या कंधा। अंश का हो जाएगा हिस्सा, अंश का हो जाएगा कंधा। अंश को कंधा भी बोलते हैं और अंश को हिस्सा भी बोलते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न में से मीमांसा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि, ज्ञान, आलोचना या विवेचना। तो मीमांसा का जो है अर्थ हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा विवेचना। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो प्रश्न है इसका, शिक्षितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनाचार, उत्पीड़न, शोषण या दुष्कर्म। तो इस प्रकार का सही आंसर है उत्पीड़न। शिक्षितों पर अत्याचार की जो है अत्याचार जो है समानार्थी शब्द हो जाएगा उत्पीड़न। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, कमल नयन का विग्रह होगा। आपको बताना है कि कमल नयन का विग्रह कौन सा होता है। कमल के नयन, कमल के समान नयन, नयन है जिसका कमल या फिर कमल है जिसका नयन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कमल के समान नयन, कमल नयन बोलते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न,
तीन नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है? आपको बताना है। प्रश्न ऑप्शन दिए हैं त्रिकोण, त्रिकाल, त्रिलोक या त्रिवेणी। तो त्रिवेणी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीन नदियों का समाहार, हरिद्वार में तीन नदियां मिलती हैं, उसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी और आपके माइंड में बनी रहेंगी कि हाँ हरिद्वार में त्रिवेणी संगम है, तो तीन नदियों का समाहार, तीन त्रिवेणी। अब आपके लिए अगला प्रश्न, कवि का विग्रह होगा, कविश्रेष्ठ का विग्रह होगा। आपको बताना है क्या कविश्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं कवियों से श्रेष्ठ, कवियों के लिए श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्वक है, आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, हम ना घर के रहे और ना घाट के, वह जो लड़का है छोटा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्वक है, यह एक सरल वाक्य है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, यह कौन सा वाक्य है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यह एक सरल वाक्य है, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ है, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दान के लिए, दान देने से मुक्ति मिलती है, यज्ञ करने से वैकुंठ मिलता है, मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता है या फिर अपने किए का फल भोगना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपने किए का फल भोगना, यह हो जाएगा अपनी करनी पार उतारने का लोकोक्ति का अर्थ। अब आपके लिए अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा हूँ चार आपको। पहला ऑप्शन है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या फिर अपनापन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपकार। उपकार जो है ये एक उपसर्ग इसमें यूज किया हुआ है, उप जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था जो अर्थ है शब्द है, इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका अर्थ जो है विपरीत हो जाए, बिल्कुल व्यवस्था का बिल्कुल विपरीत हो जाए। तो ऑप्शन दिए गए हैं आ, बड़ा आ, अप या परी। तो इसके आगे आप छोटा लगा देंगे, अव्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्था का अर्थ होता है व्यवस्थित रखना और अव्यवस्था का अर्थ रखता है अव्यवस्थित ना रखना, मतलब व्यवस्थित ना रखना, छिन्न भिन्न रखना, ऐसा कह सकते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, कृदंत प्रत्यय जोड़ते हैं। ऑप्शन है विशेषण, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कृदंत जो है क्रिया जोड़ते हैं, क्रिया जो है प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है, आपको बताना है तद्धित प्रत्यय जो होता है इसका कौन सा शब्द है ये। तो ऑप्शन है पढ़ाई, जागृति, कैथित या फिर नैतिक। तो इसका प्रश्न सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नैतिक। नैतिक जो है तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है। तो इसमें बहुत परिश्रम करने का तीन अर्थ हो सकते हैं, एक अर्थ नहीं होगा, वो कौन सा नहीं होगा आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हाथ पाँव मारना, खून पसीना एक कर देना, कोल्हू का बैल होना या फिर गाल बजाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गाल बजाना। गाल बजाना जो है बहुत परिश्रम करना के मुहावरे का अर्थ नहीं है। इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हाथ पाँव मारना, खून पसीना एक कर देना, कोल्हू का बैल होना। दोस्तों अगर इस वीडियो या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करें ताकि आपके और भी साथी को इस वीडियो का लाभ मिल पाए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।